Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, हमने क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ा था और सेकंड वीडियो में हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डिटेल्ड स्टडी की थी। आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से उन टॉपिक्स का रिवीजन किया होगा। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उन्हें ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने से कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसका न्यू टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ प्रोसेसेस की जर्नी को आज के टॉपिक रेस्पिरेशन के साथ या रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन आप लोगों ने प्राइमरी लेवल की क्लासेस में भी पढ़ा है ना, जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि ऑक्सीजन की वजह से जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्रोक डाउन होता है, टूटता है और हमें एनर्जी देता है, जिस एनर्जी को हम लोग अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में यूज करते हैं। यही बात है ना। तो एक तरीके से मैं रेस्पिरेशन को लिख सकती हूँ, रेस्पिरेशन को मैं लिख सकती हूँ कि ये होता है एक आपका ब्रीथिंग। दो प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, एक होता है ब्रीथिंग और दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग का मतलब तो आप लोगों ने बताया ही है कि टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यही है ना। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, यही होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। और इन्हीं दोनों प्रोसेसेस से मिलकर आपका बना रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लिखते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस in which it is the process by which the food is broken down, to obtain energy, यही बात है ना। यही रेस्पिरेशन होता है। आई थिंक रेस्पिरेशन अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, कहाँ होता है हमारी बॉडी में? इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो MCQs बन के आपके एग्जाम्स में आ जाती हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो इन चीजों का, इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन की जो साइट है वो कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए तो हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस कहते हैं सेल का, क्यों? क्योंकि यहीं पे ही एनर्जी जनरेट होती है। और वो एनर्जी कैसे जनरेट होती है? रेस्पिरेशन के थ्रू। बस इतनी सी बात है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होती है एनर्जी? ठीक है, ये किस फॉर्म में होती है? आप ये जानते ही हैं कि जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एक तरीके का आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, इसीलिए इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? हमारे पास ATP के फॉर्म में होती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जैसे कि अगर हम आउटसाइड द बॉडी देखें और एनर्जी का हम टर्म यूज करते हैं तो हम लोग जूल्स लगाते हैं। वैसे ही जब हमारे रेस्पिरेशन से एनर्जी निकलती है तब हम उसको ATP के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। ये क्या है आपका? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये आपके एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ऐड ऑन करता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट
फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ऐड ऑन करता है और उसके बाद ये बनाता है ATP। ठीक है बच्चों, और ये जो ऐड ऑन होता है ये किस वजह से होता है? एनर्जी की वजह से होता है, वो ही एनर्जी जो हमें रेस्पिरेशन से मिल रही है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन्स तो आप सभी ने देखा है ना। स्मार्टफोन्स में क्या होता है, एक लो पावर मोड होता है और एक हाई पावर मोड होता है, यानी कि फुल बैटरी मोड, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ADP को कि ये क्या है, हमारा लो पावर मोड है। ठीक है, जब हमने इसको चार्जिंग पे लगाया, हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो हमारी फुल बैटरी हो जाती है। जब फुल बैटरी हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? ATP बन जाता है। इस एग्जांपल से आप लोग याद रख सकते हैं, आई एम श्योर, है ना, कि वो क्या बन जाता है, आपका ATP बन जाता है। यानी कि ATP हमारे लिए चार्जर का काम कर रहा है। ठीक है, एक चार्जर का काम कर रहा है। जब पूरी बैटरी है तो ATP हमने काम करा, हमारी एनर्जी यूज हुई और फिर वो दोबारा से लो हो गया, तब वो क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा, ADP बन जाएगा। ठीक है, फिर उसको फिर से ऑक्सीजन मिली, एनर्जी मिली, फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिला, फिर से ATP बन गया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब हमारी बॉडी में कई एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं। एंडोथर्मिक मतलब जिनको एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, जिन रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो बॉडी में वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो ये ही एनर्जी होती है। ठीक है, तो काफी ये ATP इज हेल्पफुल, ये हेल्पफुल है इन कैरिंग आउट वेरियस एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस को कि भाई चलो एनर्जी तो बन ही गई है, तुम भी ले लो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गई हमारी बॉडी की। उसके अलावा जब ये बर्न करता है, यानी कि जब पानी का इस्तेमाल करके यूजिंग वाटर ये ब्रेक्स होता है, ब्रेक डाउन, है ना, ब्रेक्स डाउन। ठीक है, तो अब ये क्या बनाता है? दोबारा से अगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल गया, यूटिलाइज हो गया, तो दोबारा से ATP बना लिया इसने। तो ये हमें कितने जूल्स की एनर्जी देता है? 30.5 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और ये बहुत है एनर्जी, और ये एनर्जी जो है बहुत सारे काम करने के हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे कि मान लो बैटरी है, तो बैटरी से आप क्या क्या कर सकते हैं? लाइट एनर्जी भी मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी भी हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो जाता है। वही सेम काम ATP करता है। कैसे ये एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, है ना, मसल्स हमारी काम करती रहती है दिन भर, मांसपेशियां। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसाइज में, प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है ये। ठीक है, उसके अलावा कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस, ये सारे काम, कुछ काम मैंने लिखे हैं और भी करवाते हैं, एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ATP का इस्तेमाल होता है। क्या अब आपको ATP का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कैसे बनता है, कहाँ यूजफुल है? ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, उसकी साइट, उसका फॉर्म, कि ATP के फॉर्म में होता है, उसकी फुल फॉर्म, और ये कैसे बनता है और कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राइट डाउन द हेडिंग। आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, है ना। तो राइट डाउन द हेडिंग, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस फॉर्म में मिलता है? हमें ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है। और जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है हमारा? ग्लूकोज का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो C6H12O6 होता है, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल मैं ऐसे कह सकती हूँ ना। अच्छा, अब ये जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो सबसे पहले ये बनाता है पाइरूवेट। पाइरूवेट, जितना नाम डिफिकल्ट है ना उतना इतना ये है नहीं, बस इतना याद रखना है कि ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। पाइरूवेट बन गया। कहाँ बनता है मैम ये पाइरूवेट? पाइरूवेट बनता है आपका साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म पता है ना आपको क्या होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है और बाकी जो पूरा लिक्विड भरा होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। बस ग्लूकोज टूटा 6 से 3 में चेंज हो गया, पायरुवेट में चेंज हो गया। इतना समझ में आया? ये तो आपके हर ऑर्गेनिज्म में होगा, लेकिन रेस्पिरेशन जो है ना बेटे वो अलग अलग तरीके से हर ऑर्गेनिज्म में होती है ना, एक ही तरीके से नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसके आगे के स्टेप्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके आगे क्या होता है, ये ब्रोक डाउन होता है, ये ब्रोक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द, या मैं यहाँ लिख लेती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी। सिंपल सी बात है। एंड प्रोडक्ट क्या रहे इसके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये हो कहाँ रहा है, ये तो साइटोप्लाज्म में हुआ इतना हिस्सा तो, ठीक है। इसके आगे का जो पार्ट है ये हुआ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी अभी आपको बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी जनरेट होती है। तो ये एनर्जी आ गई हमारी एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एनर्जी हमारी जनरेट हो गई। ये समझ में आया? क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ से आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी पता चल जाएंगे। 2 टाइप होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। सिंपल सा डिफरेंस है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। तो अब कई बारी कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो है फिर क्या बनाएगा, आपका बनाएगा इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो निकल रहे हैं लेकिन वाटर नहीं निकल पाया। उसकी जगह हमारा क्या बन गया, उसकी जगह बन गया हमारा इथेनॉल, इथेनॉल बन गया, ठीक है। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये होता है यीस्ट में, ये होता है यीस्ट में। यीस्ट में फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन मतलब खमीर उठता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। समझ में आया? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ लिखूं तो लिख सकती हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब एक चीज और होती है, एक केस और है जिसमें फिर दोबारा से ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें हमारा बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। मतलब ऑक्सीजन तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी चाहिए, ठीक है। ये कहाँ होती है, ये होती है हमारे मसल सेल्स में, इन मसल सेल्स, इन मसल सेल्स, ठीक है। जैसे मान लो कई बारी आप लोग एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो तो आपको लगता होगा ना पैरों में दर्द हो रहा है ना, पेन होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो उन सेल्स को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतनी मिल नहीं पाती हमारी बॉडी से, उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो उसकी वजह से पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ना बन के वो आधे रास्ते में दम छोड़ देता है, यानी कि लैक्टिक एसिड बन जाता है। और ये लैक्टिक एसिड क्या करते हैं, आपके मसल्स में क्रैम्प्स को पैदा करते हैं, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, प्रोड्यूसेस क्रैम्प्स, प्रोड्यूसेस क्रैम्प्स, ठीक है। तो अगर आपको पेन होता है तो मतलब लैक्टिक एसिड बन गया, थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब आप रेस्ट करेंगे तो वो पूरी हो जाएगी और आपके क्रैम्प्स भी दूर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये 3 स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। पहले आपका क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में ये वाला स्टेप आपका कॉमन है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनने का। फिर ये आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी निकलेगा, सिंपल एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यीस्ट में होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं,
फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो यानी कि मसल सेल्स में, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलती है। ये चीज क्लियर हो गई। तो क्या अब आप एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं मैम? पहला पॉइंट तो ये है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप पूरे सेंटेंस लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट कि इसके एंड प्रोडक्ट्स, इट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या है? हमारे एंड प्रोडक्ट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, एंड एनर्जी। ये इसके क्या है? एंड प्रोडक्ट्स हैं। और जबकि इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है हमारे? इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारे इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये है। ठीक है, थर्ड हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है हमारा एनर्जी जो है, मोर एनर्जी इज रिलीज। इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। मोर एनर्जी इज रिलीज और इसके अंदर लेस एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है ना, तो लेस एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी तो रिलीज होगी लेकिन कम, एरोबिक के मुकाबले कम। और इसमें फिर आप रिएक्शन दे सकते हैं, ये वाली और इसके अंदर ये वाली। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस आप एनारोबिक में दे सकते हैं। ठीक है, और एरोबिक में ये वाली। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया एरोबिक एनारोबिक में। अब हम इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अब हम लोग आएंगे, अगर आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए हैं तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से लिखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यूनिसेल्यूलर, आप हेडिंग डाल सकते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। पहली अगर मैं बात करूं यूनिसेल्यूलर में, ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रेस्पायर करते हैं? कैसे करेंगे रेस्पायर? डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, क्योंकि उनकी पूरी ही बॉडी एनवायरनमेंट के साथ टच में रहती है, कांटेक्ट में होती है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं बाय डिफ्यूजन। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं अगला क्या है हमारा? एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होता है बताइए जरा। एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स के पास होते हैं गिल्स। जैसे फिश में आपने पढ़ा होगा ना, गिल्स होते हैं। तो ये यूटिलाइज करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को। ठीक है, इसीलिए दैट्स व्हाई दे हैव फास्टर ब्रीथिंग रेट। क्यों इनकी फास्टर क्यों होती है ब्रीथिंग रेट? क्यों फास्टर होती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होती है वो हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के मुकाबले कम होती है। ठीक है, इसीलिए ये जल्दी ब्रीथ करते हैं। कभी आपने फिश को ऑब्जर्व करा वो कितने टाइम्स को माउथ ओपन करती है और बंद करती है। ठीक है बच्चों, अगला आता है हमारा थर्ड आता है हमारा प्लांट्स में ये करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, अगर हम डे टाइम में देखें तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ डे टाइम में मेन तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मेन इवेंट होता है। और अगर मैं नाइट टाइम में देखूं, नाइट टाइम में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं? छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। तो दिन में तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और रात में रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन इवेंट। क्या ये चीज क्लियर हो गई? फोर्थ आता है आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जैसे हम लोग, एनिमल्स। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर में कैसे होता है? बाय लंग्स, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका इंसेक्ट्स में किसके थ्रू होते हैं? हमारे स्पाइरेकल्स या फिर लंग्स के थ्रू। ठीक है, सॉरी, ट्रैकिया, स्पाइरेकल्स या फिर ट्रैकिया के थ्रू।
ठीक है, ये चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी, काफ़ी हद तक क्लियर है ना। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता सकते हैं कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, चाहे मैं कहूँ लंग्स, चाहे मैं कहूँ ट्रैकिया, चाहे मैं कहूँ गिल्स, है ना, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से डिजाइंड होती हैं, ऐसे डिजाइन होती हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन होता है कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने वाला एरिया, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात। लंग्स, ट्रैकिया, गिल्स, ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये आपके सॉफ्ट और डेलिकेट भी होते हैं, क्योंकि यहीं पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। ये तो बात हमें पता है कि यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होनी है, इनका काम ही यही है भाई, इनका काम ही यही है गैसेस को एक्सचेंज करवाना। इसीलिए ये बहुत सॉफ्ट और हार्ड होंगे तो कैसे एक्सचेंज होगा, है ना, सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, इसीलिए ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द बॉडी, इसीलिए ये कभी भी बॉडी के बाहर ये ऑर्गन्स नहीं मिलते किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हमेशा अंदर पाए जाते हैं। तो फिर एयर से एक्सचेंज कैसे, यानी कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जो यहाँ तक एयर को ले आए, होगा ना कोई रास्ता। मतलब हमें ज़रूरत है किसी भी पैसेज की, या हम कह दें किसी मैकेनिज्म की हमें नीड है, जो कि एयर को बाहर से, एटमॉस्फेरिक एयर को बाहर से लाकर हमारे इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक ले आए, बस इसी की ज़रूरत है। तो इसी ज़रूरत की वजह से हम लोगों ने किसकी स्टडी करनी है, अब हमें करनी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें समझ में आ गई कि किस किस में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्योंकि ऐसा होता है कि सरफेस एरिया इनका बड़ा होता है, सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, अंदर होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से इसीलिए मैकेनिज्म की ज़रूरत तो है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं जल्दी से उसी मैकेनिज्म को। ठीक है, तो राइट डाउन द हेडिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, अब इसको ध्यान से समझेंगे, इसे ध्यान से समझेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले एयर आएगी। ठीक है, एयर आई, हमारे ये नॉस्ट्रिल से होते हुए अंदर जाएगी, नेजल कैविटी में गई। नेजल कैविटी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। पहले ऑक्सीजन एंटर हुई, ऑक्सीजन एंटर्स इन कहाँ बच्चों, नॉस्ट्रिल्स में। चलो, तो नॉस्ट्रिल्स में क्या फंक्शन हुआ, नॉस्ट्रिल्स में आपके फाइन हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, और म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, ये हमारी नेजल कैविटी को वेट रखता है। ठीक है, कीप नेजल कैविटी वेट, है ना। सबके फंक्शन भी हम इसी फ्लो चार्ट में लिख लेंगे तो रिवीजन के टाइम पे आसानी हो जाएगी। फाइन हेयर्स क्या करते हैं, फाइन हेयर और म्यूकस दोनों ही मिलके क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है, एक्ट एज फिल्टर फॉर हार्मफुल सब्सटेंसेस के लिए एक फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, उनको दूर कर देते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया नॉस्ट्रिल्स का काम। नॉस्ट्रिल्स से ये जाता है नीचे हमारे थ्रोट में, जहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फेरिंग्स। ये क्या है आपका, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फेरिंग्स से जाता है ये लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या होता है आपका, वॉइस बॉक्स होता है, जहां से आपकी आवाज निकलती है। लैरिंग्स से जाता है ये, एयर जाती है हमारे ट्रैकिया में। ठीक है, हमारे ट्रैकिया में, जो कि आपका क्या होता है, ये होता है हमारा कार्टिलेज। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, मतलब ऐसे 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 बना हुआ होता है ये हमारा।
ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बना हुआ होता है। उसके बाद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है ये क्या करती है, इट एंश्योर्स दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, एयर पैसेज हमारा कोलैप्स ना हो। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा जाता है ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई जो कि कहाँ खुलती है, हमारी लंग्स के अंदर जहां पे होते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स। क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स, जिसमें जो टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेट इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं एल्वियोली। ठीक है बच्चों, और एल्वियोली में फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है। तो यानी नॉस्ट्रल्स से गया फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन लंग्स, देन ब्रोंक्यूल्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लीजिए ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, ये हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है इस तरीके से ब्रांचेस में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई प्लूरल फॉर्म है, ब्रोंकस सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, और ये ही हमारी लंग्स होती हैं, यहाँ लंग्स होती हैं, रिब केज से ये प्रोटेक्टेड होती हैं। इनमें फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स निकलती हैं, इस तरीके से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, ब्रांचेस निकलती हैं ये। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद ये टर्मिनेट होते हैं, ये मैं थोड़े बड़े बना रही हूँ ताकि आपको दिखे, छोटे छोटे होते हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम कहते हैं एल्वियोली। और यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है। ठीक है, एल्वियोली, यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब ये जो एल्वियोली है इनके अंदर छोटे छोटे, इनके वॉल पे ना ब्लड वेसल्स होते हैं, जिन्हें हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो ये पूरी ऑक्सीजन जो है यहाँ आती है, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्या फंक्शन होता है इनका कि यहाँ पे जो लंग्स ने ऑक्सीजन ली है बाकी पार्ट्स तक पहुंचा दो। ठीक है, क्या होता है जब हम ब्रीथ इन करते हैं। ठीक है, व्हेन वी ब्रीथ इन, हमने ब्रीथिंग करी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारी जो रिब्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो अप हो जाएंगी, लिफ्ट अप, है ना। रिब्स हमारी ऊपर की साइड, जैसे आप सांस लो तो ये हमारी ऊपर की साइड आ गई। ठीक है, तो फिर हमारा क्या होगा, जब हमारी रिब्स ऊपर की साइड आ गई तो क्या होगी, हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, डायफ्राम, ये जो यहाँ पे रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये हिलता है ऊपर नीचे, तो डायफ्राम फ्लैटन्स, और उससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। यही बात है। ठीक है, तो यानी कि ब्रीथ इन करने से ये 3-4 हमारी एक्टिविटीज हुई, जिसकी वजह से हमारी लंग्स में हवा भर गई। अब ये हवा भरने के बाद ये कहाँ जाएगी, एल्वियोली में जाएगी। एल्वियोली एक्सपैंड हो जाएगा और एल्वियोली से जहाँ जितना हो सकता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में जाएगा। रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, आई होप इतना आपको दिखाई दे रहा होगा। रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में ये जाएगा। ठीक है, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स से वापस से एल्वियोली में आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात? क्या हुआ, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो भी अब आपको मैं बता रही हूँ कि ये ऑक्सीजन जो है एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा।
ठीक है, और एनर्जी मिल जाएगी, और सारे बॉडी पार्ट से यही ब्लड कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएंगी और एल्वियोली को दे देंगी। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या करा, ऑक्सीजन गई नॉस्ट्रिल में, जहाँ पे फाइन हेयर्स और म्यूकस ने मिलकर डस्ट पार्टिकल्स को हटा दिया। उसके बाद गए फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, हमारी ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, ठीक है, लंग्स में। आई होप मैं इस वाले वर्ड को मिसलीड कर रही हूँ, ठीक है, आप चेक करके मुझे बताना इफ देयर इज एनी करेक्शन। देन इज ब्रोंकाई, आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ, ओके। तो ब्रोंकाई में, ये ब्रोंकाई हमारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में हमारे ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, स्मॉलर ट्यूब्स, हम इन्हें कह सकते हैं स्मॉलर ट्यूब्स, ठीक है, जो टर्मिनेट करती हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम एल्वियोली कहते हैं। ये रही हमारी एल्वियोली, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, और वो सारी बॉडी में ऑक्सीजन को फैला देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती हैं और एल्वियोली को दे देती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके अंदर एक बात आती है कि जो ये लंग्स होते हैं ना, इनके पास ऑलरेडी रेजिडुअल एयर होती है। क्यों होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, कि वाई lungs contain residual volume of air। क्यों lungs में residual volume of air होता है, because it is sufficient, it provides sufficient टाइम, ये सफिशिएंट टाइम देता है ऑक्सीजन को कि वो ऑब्जॉर्ब हो जाए और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए। ठीक है बच्चों, इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू एब्जॉर्ब एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू गेट रिलीज। बस इतनी सी ही बात है कि रेजिडुअल एयर बस इनको एक्स्ट्रा टाइम दे देता है कि ऑक्सीजन भैया तुम आराम से एब्जॉर्ब हो जाओ और कार्बन डाइऑक्साइड भैया तुम आसानी से रिलीज हो जाओ। तो बस उसी के लिए एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में ऑलरेडी होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या आप अब हमारी बॉडी में जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खेल चल रहा है, जो ये एक्सचेंजेस चल रही है, क्या डिफ्यूजन से ऑक्सीजन की डिलीवरी आराम से हो सकती है? क्या अगर हम कहें कि डिफ्यूजन हो रही है हमारी बॉडी में, ठीक है, इट एलोन कांट टेक केयर ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए ये अकेला बहुत नहीं है, तो इसके लिए भी तो कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए रास्ता आया रेस्पिरेटरी पिगमेंट का। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा होता है बच्चों हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और ये हेमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स आरबीसीज में ये प्रेजेंट होता है। और हेमोग्लोबिन का खास लगाव होता है ऑक्सीजन से, मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या करता है, लंग से सारी ऑक्सीजन को पकड़ता है और जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां दे आता है। अगर हम डिफ्यूजन के भरोसे रहे ना, तो डिफ्यूजन के भरोसे अगर हम रहे तो हमारी ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल लंग्स से पैर के टो तक जाने में 3 साल लगा देगा। तो बताइए, क्या अब आप खुश हैं कि हेमोग्लोबिन है आपके पास, है ना? तो ये खुशी की बात है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं बच्चों कि ये क्या करता है, टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से लेता है एंड प्रोवाइड्स इट टू द टिश्यूज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जिनके पास भी कमी है भाई मेरे से ले लो तुम। ठीक है, हेमोग्लोबिन भी आपके रेड ब्लड सेल्स ब्लड का ही एक पार्ट है, तो ये ब्लड कैपिलरीज ही ये सारा काम कर रही हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है आपकी डिसॉल्व्ड फॉर्म में।
डिसॉल्व्ड फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होती है। क्योंकि इट इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में ज्यादा घुलती है, मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मुकाबले। तो ये भी आपको टर्म पता होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं एग्जाम्स में कहाँ से आ जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है बच्चों? डिसॉल्व्ड फॉर्म में। क्योंकि ये ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा सॉल्यूबल है वाटर में। इतनी सी बात है, हो जाएगा तैयार, है ना। और यहाँ पे ये समझ में आया, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब समझ में आया, ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, ठीक है। और डिफ्यूजन जो है अकेला पूरा नहीं कर सकता, इसको 3 इयर्स लगेंगे, 3 इयर्स लगेंगे। बताओ इतना टाइम है, इतने में तो बंदा मर जाए, है ना। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट एक हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, आरबीसीज में होता है, वो ये काम कर देता है, बिकॉज इट हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इसकी रिवीजन की ज़रूरत है, मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जाकर आप इसकी रिवीजन करें, अगर आपने इसके अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो, ठीक है। अगर कोई क्वेरी आती है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का आपको वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।